नमस्कार, विंध्य टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश जनप्रतिनिधि में एक बार फिर हमारे साथ एक जनप्रतिनिधि, बहुत लंबा सियासी अनुभव, विधायक रहे, मंत्री रहे और एक पत्रकार भी रहे। राजमणि पटेल जी वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए कि ये राजनीतिक सफ़र कैसे शुरू हुआ? हमारे जीवन का जो राजनीतिक सफ़र है वो बहुत जोखिम भरा और घटनापूर्ण भरा हुआ है। हम अपने छात्र जीवन से ही कुछ लोगों को परिस्थितियां महान बना देती हैं, आगे बढ़ा देती हैं, कुछ को विरासत आगे बढ़ा देती है और कुछ लोगों के पल्ले ऐसी चीज़ पड़ती है कि दोनों से संघर्ष करके आगे बढ़ना पड़ता है। वहीं से हमारे जीवन की शुरुआत हुई थी। हमने उस दर्द को देखा है जब एक अभिभावक अपने बच्चे के लिए जो है कर्जे में फीस देने का प्रयास करता है, और हमने उस परिस्थिति को भी देखा है जब ऐसे समय में भी कोई ऐसी घटना आ जाए कि वो भी वाले संसाधन गुम हो जाए, तब कैसी दशा होती है उसको भी हमने देखा है। हमने सामाजिक तौर पर हमारी पृष्ठभूमि सामाजिक रही है। हमने समाज के उस गरीब का, किसान का, पिछड़ों का, दलित का वो दर्द देखा है और उनकी जो विषमताओं का शिकार होता है और जिससे वो पीछे रह जाता है, उस दर्द को भी हमने देखा है। हमारे शुरू से ये रही कि जब मैं 9th में आया था तब से ही हमने जो है समाज सुधार का काम शुरू किया था कि साथ हमारे बाल विवाह नहीं करना चाहिए, दहेज प्रथा बंद हो जानी चाहिए, मृत्यु भोज बंद कर देना चाहिए। इसकी लड़ाई हम कक्षा 9 से शुरू कर दिए थे सामाजिक क्रांति की दिशा में। अच्छा, वही हमारा मेन आधार रहा है। और उसके बाद जब कॉलेज में गए, कॉलेज की शिक्षा में प्रवेश किया, तो सडन माने राजनीतिक आए। हम लोगों ने शायद देखा कि माने हाँ यूनियन का चुनाव हो रहा है। हमारे साथियों ने कहा आप भी भर दीजिए। अचानक हमने सामाजिक सचिव का फॉर्म भर दिया और संयोग ऐसा रहा कि सामाजिक सोशल सेक्रेटरी जो है TRS कॉलेज का बनाया गया। हमने ईमानदारी से उसमें काम किए कि ईमानदार उसमें 6 में हमारी माने गिनती TRS कॉलेज में हुई। प्रेसिडेंटी का भी चुनाव लड़ा, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्रों का शिकार हुआ, 3 वोट से प्रेसिडेंटी का चुनाव हार गया। उसके बाद मैं जब राजनीति में आया तो इसका श्रेय हम तो उस समय कल्पना भी नहीं करते थे। हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि हम माने अभी जो है वकालत करेंगे, उसके बाद कभी राजनीति सोचेंगे। लेकिन घटनाक्रम हुआ कि हमारे आदरणीय द्वारका प्रसाद मिश्र उस समय चीफ मिनिस्टर थे, चंद्र प्रताप तिवारी जी उस समय कांग्रेस से आ गए थे। उनके प्रयास ये हुआ कि बैकवर्ड माने रीवा में कांग्रेस कमज़ोर क्यों है, और उस प्रयास में जो है कि बैकवर्ड को ढूंढा जाए, बैकवर्ड को के कांग्रेस मजबूत होगी, उस दिशा में हमारा नाम आया और पहली बार 1972 में हमें विधानसभा का टिकट मिला। और सबके कृपा से क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया। 1972 में पहली बार वर्गीय अपने आदर्श जमुना प्रसाद जी शास्त्री के अगेंस्ट माने चुनाव जीते और विधायक बना। और उस समय का करेक्टर राजनीतिक देखिए, जब चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले मैं उन्हीं के पास आशीर्वाद लेने के लिए गया, शास्त्री जी के पास में। और फिर जो हमारी राजनीतिक पृष्ठभूमि हुई, हमने कभी राजनीति को, सत्ता को जो है संसाधन नहीं माना, हमने सेवा का माध्यम माना, क्योंकि सारी पीड़ाओं के माध्यम से हम गुजरे हुए थे। इसलिए हमने ईमानदारी और निष्ठा से राजनीति के क्षेत्र में काम किया और उसमें काम करते हुए हमारे सबसे बड़ी पूंजी क्षेत्र की जनता का विश्वास रहा है कि अगर जनता का विश्वास हमारे पास है, ये हमारी सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी हमारी पूंजी है। इसी वजह से इतने पदों में रहने के बाद, इतने लंबे अंतराल के बावजूद भी आज भी मकान हमारा भोपाल में किराए के मकान में रहता है। जबकि हम राजस्व विभाग हमारे पास था, राजस्व विभाग में धारा 20 की छूट हमारी दी हुई है। इतने शहर बड़े बड़े बसे हैं, हमारे आदेश से सर्टिफिकेट दिया गया तब बने हैं। चाहते तो आज हजारों प्लाट और मकान होते, लेकिन हमारा भाव नहीं था, हमारा सेवा भाव था, इसलिए हमने ईमानदारी से राजनीति किया। 4 बार आप विधायक थे, 3 बार मंत्री थे, उसके बाद कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी थे। अपने क्षेत्र के लिए आपकी कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं जो आपने अपने क्षेत्र को दी? इसमें वही हमने पहले बताया कि हमारा माने विकास और गरीबों का हित ही माने हमारी प्राथमिकता रही है। और हमारा एक टापू था सिरमौर विधानसभा क्षेत्र, हमारे सिमरिया का रीवा से कोई संपर्क नहीं था। डभौरा क्षेत्र था इसी में, तो उसका कोई रीवा से संपर्क नहीं था। हमने माने इस क्षेत्र में क्षेत्र निगम के अध्यक्ष भी हम रहे, तो इसमें पुलों का जाल हमने बिछाया।
मध्य प्रदेश में जितने पुलों का निर्माण हमारे कार्यकाल में हुआ है कभी नहीं हुआ पूरे मध्य प्रदेश में। और इसीलिए माने सिमरिया को हमने जोड़ा, डभौरा को हमने जोड़ा। और बिहार से बैकुंठपुर में जब आ जाते थे तो लूट लेते थे नदी में, कि नाव में लेते थे लोगों को, तो उसको बैकुंठपुर से जोड़ा। माने जितने इस तरह के टापू हमारे क्षेत्र अलग थे, बड़े बड़े ब्रिजों का निर्माण कराया और उनको माने प्रगति और विकास से हमने जोड़ा। हमारा सिमरिया क्षेत्र जो कहीं कोदो भी वहाँ पैदा नहीं होता था, घास भी पैदा नहीं होती थी। हमने जरमोहरा सिंचाई योजना वहाँ करके ला दिया, जहाँ हजारों एकड़ में किसानों को गेहूँ और धान की फसल पैदा होने लगी, कभी घास भी नहीं होता था। तो जरमोहरा हमारी देन है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने नवोदय विद्यालय दिया जो हमारे सिरमौर में खुला, जो माने जिस कला हमारे गरीबों को मिल रहा है। तमाम इस तरह की योजनाएँ माने सिंचाई योजनाएं, चाहे खड्डा सिंचाई योजना रही हो, नंदनीपुर उद्वहन सिंचाई योजना रही हो, पटेरा रही हो, कटकी योजना रही हो, ये सारी उद्वहन सिंचाई योजना हमने अपने समय में दिया, जिससे आज हजारों एकड़ में किसानों को पानी मिल रहा है। बाढ़ सागर योजना की लड़ाई हम लोगों ने लगातार लड़ते रहे। जब हम विधायक बने उस समय एक संयोजक समिति बनी थी, उसका संयोजक हमें बनाया गया था। और जिस समिति में महाराजा मार्तंड सिंह जो उस समय में सांसद थे वो भी आते थे, विधायक मंत्री आते थे, सब लोगों ने सामूहिक तरीके से प्रयास करते रहे। हमारा प्रतिनिधिमंडल इंदिरा जी से भी मिला, राष्ट्रपति से मिला, और इसके परिणाम माने बाण सागर जैसी योजना भी मंजूर हुई, जिसमें माने बड़ा योगदान रहा है। और इसीलिए रहा कि माने चाहते थे कि जब तक माने सिंचाई साधन हुए तब विकास नहीं होगा। टोन साइडल प्रोजेक्ट जो सिरमौर में बना हुआ है, उसी लिए भी माने हम लोग समिति के माध्यम से जितना हो सके उसके लिए प्रयास की कोशिश की, जिसका नतीजे है कि माने टोन साइडल प्रोजेक्ट से वहाँ माने विजय मिल रही है। तो सिंचाई के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, जहाँ हमारे दूर दूर तक हमारे शिक्षा का कोई संचार नहीं था, हमने हायर सेकेंडरी स्कूल खोला, नए स्कूल खोला, उन्नयन किया, और हरिजन आदिवासी इनको ये मैंने छात्रावासों का निर्माण कराया। एक बेहतर शिक्षा मिले उस दिशा में माने हमने क्षेत्र में प्रयास किया, जिसके परिणाम हुआ कि सिरमौर जो माने कभी पिछड़ों की उसमें गिनती आती थी, एक माने विकसित माने विधानसभा क्षेत्र के रूप में उसकी पहचान हुई। लगातार आप चुनाव जीतते रहे। फिर 2008 की बात की जाए, जब सिमरिया विधानसभा बना, आप चुनाव लड़े और उस चुनाव में आपको हार का सामना करना पड़ा। क्या मुख्य कारण था? मुख्य कारण देखिए था कि हमारा सिरमौर क्षेत्र हमेशा हमारा क्षेत्र 1972 से रहा है। अब वो राजनीतिक घटनाक्रम होता है, मनगवा क्षेत्र हमारे तिवारी जी था, मनगवा क्षेत्र रिजर्व हो गया। अब वो बड़े नेता थे, उनको लड़ना था तो सिरमौर आ गए। अब सिरमौर आ गए तो हमें माने मजबूरन सिमरिया जाना पड़ा। और सिमरिया एक नया होने के कारण, और सिमरिया दूसरा जो है तो हाँ कभी कभी जात पात हावी हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, माने इसका शिकार होना पड़ा और वहाँ से चुनाव माने हार गए। क्योंकि माने सबसे बड़ा कारण वहाँ जो चुनाव हारने का रहा है, मनी फैक्टर रहा है। क्योंकि उसमें जो है तो लोगों को माने गुमराह करके उनको वोट खरीद करके नकली नोट तक बांट करके जो है माने कोशिश हुई, और उसमें उनको कामयाबी मिली। इसके बाद जनता किसने ये किया? किस दल ने? किस दल ने ये किया? भारतीय जनता पार्टी ने। राजनीति में आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? राजनीति में तो हम जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में था, हम इंदिरा जी को मानते थे। इंदिरा जी ने का जो मैंने एक्शन था, चाहे वो गरीबों के लिए हो, किसानों के लिए है, विकास के लिए हो, विदेशों की नीति के संबंध में हो, जो उनके कार्यकलाप थे उससे मैं अत्यंत प्रभावित था। और हमेशा अध्ययन करता था कि इंदिरा गांधी एक ऐसी मानी नेता थी, मैंने कांग्रेस पार्टी नेता थी, जो आज़ादी की लड़ाई में जो है अपना खून और पसीना बहाकर को देश को आज़ाद कराया। आज जो ये सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी दे रहे हैं राष्ट्रीयता का, इसका ये तो उसके विरोधी थे। ये अंग्रेज़ों के साथ में कभी आज़ादी की लड़ाई के पक्ष में नहीं थे, ये घोर विरोधी थे। लड़ाई तो कांग्रेस ने लड़ा, आज़ादी की लड़ाई लड़ा। उसके बाद जब खाली भारत का खजाना मिला तो कांग्रेस ने हमेशा उस चुनौती भरे समय में, जहां माने कभी अकाल पड़ता था, अमेरिका का पीएल 480 गेहूँ आता था, तब जिंदगी बसर होती थी, उस देश को ऐसी नीतियां बनाई जिसमें हमारे देश के किसानों ने मेहनत किया, परिश्रम किया, और आज इस देश को इस लायक बनाया कि हम दुनिया को खिला सकते हैं। ये उनकी नीति का कारण था, कांग्रेस पार्टी की नीति का कारण था। पाकिस्तान का सवाल रहा हो, 10,000 सैनिकों को बंदी बना करके जो है, ये परिणाम इंदिरा जी ने दिया, कांग्रेस ने दिया। बांग्लादेश का निर्माण कांग्रेस ने किया।
बड़े छोटे राज्यों को सिक्किम वगैरह को मिलाने का काम माने कांग्रेस ने, एक स्ट्राइक में सर्जिकल करते हैं, कहे दुनिया भर गाते हैं कि हमने बहुत बड़ा देश मतलब किया है। इंदिरा गांधी से तो प्रभावित इंदिरा होकर। गांधी प्रभावित हुआ और प्रदेश में जो है जो डीपी मिश्रा की जो सोच थी उससे भी मैं प्रभावित था। अच्छा। और उसके बाद अर्जुन सिंह के साथ में रहे। अर्जुन सिंह की जो काम करने की क्षमता थी, लगन थी, जो छोटे आदमी जो ज़मीनी स्तर पर है उसको पहचान देने, उसको विकास में जोड़ने का जो उनका विचार था, उससे मैं अत्यंत प्रभावित था। और उनकी ही देन थे कि माने झुग्गी झोपड़ी वाले तो कभी कल्पना भी नहीं करते थे कि हमें पट्टा मिलेगा। रिक्शा वाला कभी कल्पना नहीं करता था कि हमें इसका अधिकार मिल जाएगा। बनवासी कभी सोचता नहीं था कि माने इसका हमें पट्टा मिल जाएगा। तो इस तरह के जो गरीबों के लिए काम किया कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने बहुत बड़े, अर्जुन सिंह जी ने प्रशंसनीय रहा है। चाहे तेंदुपत्ते का रहा हो, मजदूर से मालिक बनाने का काम, पूंजीपतियों की जेब से पैसा निकाल करके गरीबों को हिस्से में देना, तो इस तरह से अनेक ऐसे काम माने अर्जुन सिंह ने किया, उससे मैं प्रभावित रहा। इंदिरा गांधी ने तो बड़े बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उनके दरवाजे गरीब के लिए खोला, 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से छत दिया, एक सामाजिक व्यवस्था दिया। जो कहते हैं कभी लोग कि गरीब से पूछो कि कहाँ रहते हो, तो कहता है मैं बेघर की कुलिया में रहता हूँ। लेकिन उस व्यवस्था को तोड़ करके इंदिरा गांधी ने छत दिया। या आज पूछिए तो कहता है ईमानदारी से कि नहीं, ये मालिक बड़ा मकान भले हमारा नहीं, लेकिन छोटे मकान के मालिक हम हैं। ये अधिकार कांग्रेस ने दिया, इंदिरा जी ने दिया। जिन राजा महाराजाओं की परछाई कभी गरीब के नहीं पड़ती थी, आज वही राजा महाराजा जो है सारा विशेषाधिकार खत्म कर दिया कांग्रेस ने। आज वही राजा महाराजा गरीब के द्वार पर खड़ा होकर के कहता है कि तुम्हारे पास भीख मांगने हम आए हैं। तो इस तरह की जो सामाजिक परिवर्तन की राय है वो कांग्रेस की देन है। तो कांग्रेस ने एक सुनियोजित तरीके से ये माना कि हमारे देश की पूंजी हमारे देश का गरीब है, हमारे देश का किसान है, जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, और उसके हक अधिकार की लड़ाई जब तक नहीं लड़ेंगे, उसको अधिकार नहीं मिले, उसको सम्मान नहीं मिलेगा, तो हमारा देश प्रगत नहीं कर सकता। इससे हम लोग प्रभावित हुए। इस कांग्रेस ने हमेशा काम किया है। भारतीय जनता पार्टी तो फांकती भर है, केवल नारा देती है, उसके अलावा कुछ करती नहीं। तो 2014 की स्थिति देखिए, भारत में चुनाव हुए, लोकसभा चुनावों में कांग्रेस इतना पीछे आ गई, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आई। इस बार क्या लगता है आपको? देखिए, बीजेपी कारण है ये जो है, बीजेपी एक बहुत षड्यंत्रकारी पार्टी है और ये झूठ को माने गलत चीज़ को पहले ट्रेनिंग करती है, ट्रेनिंग देती है, उसके बाद उसको लॉन्च करती है। तो इसकी बेईमानी थोड़ा देर से समझ में आती है। जो जनता को धोखा देती है, जनता के साथ धोखा करती है, देर से समझ में आती है। अब मध्य प्रदेश की और हिंदुस्तान की जनता भी अच्छी तरह से समझने लगी है। अब उसके दिमाग में चीज़ गूंज गई है कि झूठ क्या बोलते हैं। इस देश की जनता के सामने सबसे पहला वादा किया कि हम इस देश में जो है काला धन लाएंगे। आरोप लगाया, कहा कि कांग्रेस वाले नहीं करते, कांग्रेस वालों का सूची में नाम है, हम आएंगे, हमें 100 दिन दीजिए, काला धन लाएंगे, खाते में जाएगा और जिसकी जगह उसमें सूची में होगा वो जेल जाएगा। इसके बाद अब देश की दुनिया तो विश्वास किया, दिया, लेकिन अब क्या हुआ? जीरो, कोई इसमें हुआ नहीं। और जिसको इन्होंने गाया, जनता को इतना नादान समझ लिया कि जनता को समझती नहीं है। जीएसटी हमारी कांग्रेस 18% लाई, 18% जीएसटी लाई, डीजल, पेट्रोल, दारू भी जीएसटी में था। तब इन्होंने रात भर अलापा कि इससे देश बर्बाद हो जाएगा, छोटा व्यापार खत्म हो जाएगा, बिजनेस खत्म हो जाएगा। कहा कि नहीं, दुनिया देखा। रात में जनता सो गई, सुबह इनकी सरकार बनी, सोचा जनता भूल गई होगी, तो 18 का 28% जीएसटी ठोक दिया, डीजल पेट्रोल को बाहर कर दिया। तो इस तरह से आधार कार्ड को कहा कि ये बकवास है, रद्दी का पुलिंदा है। जब इनकी सरकार आई तो उसी को माने लागू कर दिया। या FDR का यही कहा उन्होंने कि माने 49% कांग्रेस आई तो कहा कि बर्बाद हो जाएगा, विदेश के चला जाएगा। जब इनकी सरकार आई 100% तक ठोक दिया। तो अब इस तरह के कुछ मुद्दे हैं कि अच्छी तरह से अब सामान्य जनता भी समझने लगी है कि माने धोखा देने, झूठ देने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास कोई ठोस आधार नहीं है। 15 साल से बीजेपी सरकार में है मध्य प्रदेश में, एक मजबूत पैठ, मजबूत संगठन। आपकी पार्टी में अभी परिवर्तन हुए, कुछ दिन पहले प्रदेश नेतृत्व बदला गया, फिर कार्यप्रणाली शुरू हुई। लेट नहीं है आप लोग? नहीं, लेट का सवाल नहीं है। एक तो हमारी जो मैंने बताया ना कि हमारे पार्टी जो है तो एक बुनियादी तरीके से माने कुछ चुनाव के लिए नहीं करती, जो बुनियादी तरीके से काम करती, भविष्य के लिए करती, देश के हित में करती, गरीब के हित में करती है। कांग्रेस पार्टी का केवल नहीं है कि किसी तरह से चुनाव हासिल कर ले, हमारा लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी जो है साम दाम दंड भेद हर तरीके से सत्ता हासिल करना चाहती है और सत्ता के माध्यम से जो अंतिम उसका लक्ष्य है
वो चाहती है कि ये देश पुनः से गुलाम हो जाए, ये आज़ादी ख़त्म हो जाए और इस देश के गरीब को, किसान को किसी न किसी माध्यम से प्रलोभन से मारो और झूठे वादे से मारो, नहीं मिले तो इनको दबाओ और इस लायक बना दो कि जो गरीब जनता, जो देश की पूंजी है, उसका विश्वास टूट जाए, कमज़ोर हो जाए मनोबल। और जब मनोबल कमज़ोर हो जाएगी, ताकत कमज़ोर हो जाएगी और पूंजीवाद को बढ़ाओ तो फिर गरीब पूंजीपतियों का गुलाम हो जाएगा। इस समय भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो ये बड़े सुनियोजित तरीके से पूंजीवाद को बढ़ाना चाहती है, पूंजीपतियों को मजबूत करना चाहती है, दिशा में काम कर रही है। नोटबंदी उसी दिशा का एक प्रयास है। नोटबंदी से गरीब को क्या मिला, किसान को क्या मिला, मजदूर को क्या मिला? जितना नंबर 2 का पैसा था सब एक कर लिया और इनके जितने सामाजिक संगठन थे, जितने इनके लोग थे, सब मालामाल हो गए। प्रदेश में आपने पूंजीवादी नेताओं की भी बात की, बीजेपी की बात की। बीजेपी आरोप लगाती है कि मध्य प्रदेश में टेंडर किया गया और टेंडर में कमलनाथ ज़्यादा बोली लगा के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। प्रभात झा का ये आरोप है। कमलनाथ ये आरोप है कि माने टेंडर लगा के बोली में अध्यक्ष बन गए, लेकिन आपके ऊपर तो आरोप है आपने देश में टेंडर लगा दिया, देश को गुलाम बना दिया। तो आप देश को गुलाम बना रहे हो, टेंडर में देश को माने खरीद रहे हो, देश को बेच रहे हो, वो टेंडर आपका जायज है। तो देश और समाज में व्यक्तिगत उसकी बात नहीं करनी चाहिए। व्यक्तिगत इसमें कितने टेंडर वाले हैं क्या है दुनिया जानती है। विंध्य की राजनीति की 2 बड़ी शख्सियत कुंवर अर्जुन सिंह और श्रीनिवास तिवारी, इनको आप कैसे देखते हैं? नहीं, वही बताया कि माने अर्जुन सिंह जी बारे तो बताया कि माने हमारे आदर्श रहे, उनकी जो कार्य करने की शैली रही है और जो उन्होंने निर्णय लिया है प्रदेश के किसान के लिए, गरीब के लिए, वनवासी के लिए, दलित के लिए, उसके भी बस हमने जानकारी दी। तिवारी जी निश्चित रूप से हमारे विंध्य का जो टैलेंट है वो एक टैलेंट थे, लेकिन उनमें जो हम लोग देखते हैं कि वो निगेटिव पॉइंट से जो है उसमें ज़्यादा उनकी एनर्जी लगती थी, पॉजिटिव में कम लगती थी। अगर पॉजिटिव में पूरी एनर्जी लगती तो आज विंध्य का कोई साने नहीं था। लेकिन उनकी जो विचारधारा थी, सोचो सामाजिक आंदोलन से निकले हुए हैं और उस संघर्ष से निकले हुए, संघर्ष से तपे हुए हैं, तो उनका जीवन भी एक संघर्ष का रहा है। उन्होंने छात्र जीवन से ही आंदोलन किया है, संघर्ष किया है, संघर्ष की देन है, उपज है। ये नेगेटिव एनर्जी वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। नेगेटिव एनर्जी श्रीनिवास तिवारी, नेगेटिव जैसे किसी को आदमी प्रतिष्ठा बना लेता है, तो एक आदमी होता है कि प्रतिष्ठा होती तो उससे पीछे हट जाता है, लेकिन एक होती तो उनमें ये लगन थी कहा जो हमने इसको कहा है उसको हम साबित करके रहेंगे। किसी चीज़ को हमने कहा है तो उसको हम साबित करके ही रहेंगे, उसका हमारा मतलब था। अच्छा, आपने स्थानीय मुद्दों की जब बात हुई, 2008 चुनाव की बात हुई, 2008 के चुनाव को लेकर आपने कहा कि बीजेपी ने पैसा बांटा पूंजी के तरीके से। 2008 में जो आपके खिलाफ चुनाव लड़े वो अब आपकी पार्टी में हैं। ये पॉलिटिकल एंट्री फिर क्यों हुई जब आप उसी कैंडिडेट के खिलाफ आप हारे, फिर बता रहे हैं कि वही पार्टी, उन्हीं लोगों ने इस तरह से चुनाव वो किया और अब वो आपके साथ आ गए? हाँ, नहीं तो एक तो ये है कि माने सुधार परिवर्तन ये प्रकृति का नियम है। आदमी सुधरता भी है, समझता भी है, गलती हो तो स्वीकार भी करता है उसको, है, ये तो अपने आप में है। और राजनीतिक के व्यक्तिगत होते हैं और जो पार्टी डिसीजंस करती है, पार्टी डिसीजन एक पॉइंट पे नहीं करती है, वो सारे व्यापक पैमाने पर विचार विमर्श होता है। अगर कोई सुधरता है और पार्टी विचारधारा से प्रभावित होता है तो उसको माने अपने साथ लेने में कोई बुराई नहीं। राहुल गांधी अभी 2 दिन पहले विंध्य के दौरे पर थे। राफेल से शुरू हुआ और उसके बाद विजय माल्या तक बात हुई। आपको ऐसा नहीं लगा कि स्थानीय मुद्दों पर और थोड़ी बात होनी थी? नहीं, देखिए स्थानीय मुद्दे, स्थानीय नेता होते हैं, प्रदेश के नेता, स्थानीय नेता उन चीज़ों कह रहे हैं। अगर हमारा राष्ट्रीय नेता जो है, जो माने इंटरनेशनल बातें हैं, देश स्तर की बातें हैं, अगर वो स्थानीय मुद्दों में पड़ जाएगा तो फिर वो बात कौन उठाएगा? तो उनके स्तर की बातें नहीं। आम जनता से बात हुई तो उन्होंने कहा कि कम से कम थोड़ा सा स्थानीय मुद्दों को और बोलते तो ज़्यादा प्रभाव पड़ता। नहीं, प्रभाव वाली बात नहीं है। 2 चीज़ होती है, कोई न कोई बात किसी को अपने स्तर से जब सोचता तो अच्छी लगती है, लेकिन जो एक स्तर है उस स्तर को मेंटेन करना चाहिए राजनीति में भी और क्षेत्र में। राहुल गांधी जिस चीज़ को मेंटेन करें वो अच्छी बात है। अगर इसमें उलझ जाए कि नर्मदा की सफाई किसी ने नहीं किया है, नाली की सफाई इसने नहीं किया है, इस पार्षद ने पैसा खा लिया है, अब अगर ये चर्चा हमारा राष्ट्रीय नेता करेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरे लोग क्या करेंगे, और फिर राष्ट्रीय मुद्दों का हमारा क्या होगा? मतलब फिर आपको यहाँ स्थानीय मुद्दे बचेंगे नहीं आपको बोलने के लिए? जो है तो माने उनके स्तर की नहीं है, क्योंकि इतना व्यस्त काम रहता है, इतना छोटा माने थोड़ा समय रहता है, उस थोड़े समय में जो है कभी इसी को ले जाए तो राष्ट्रीय बात कहाँ होगी? आप राज्यसभा सांसद
के लिए आपका जब नाम आया, उम्मीद थी कि ऐसे अचानक ये नाम? नहीं, उम्मीद वही हमने कहा कि एक घटनाक्रम है इस उसमें वही सोच की बात है। राहुल गांधी जो हमेशा हम तो पिछड़ा वर्ग संगठन की बात बता रहे हैं कि हम तो माने करीब करीब 30 वर्ष से समाज का काम रहे, पिछड़ा वर्ग सामाजिक संगठन के माध्यम से काम कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस का दायित्व भी हमें मिला है और हमारी सामाजिक न्याय की परिकल्पना रही है। हम जहाँ पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की मांग का समर्थन करते रहे, उसकी लड़ाई लड़ते रहे हैं, वहीं हमारी ये मान्यता रही है कि माने किसी भी जात वर्ग का हो, जो गरीब है उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए, उसको भी आगे बढ़ाने का अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए हमने अनशन किया, धरना किया, प्रदर्शन किया। हमारा कास्ट नहीं था, हमारा ये था कि माने सामाजिक न्याय का जो पात्र है उसको मिलना चाहिए, तभी समाज आगे बढ़ेगा। और हम तो आरक्षण भी नहीं चाहते। हमारी बात तो ये है कि अमीर और गरीब की शिक्षा समान कर दीजिए, गरीब में भी टैलेंट होगा, आ जाएगा। अंबानी का बेटा जैसी व्यवस्था में पढ़ता है, हमारे किसानों मजदूर का बेटा भी पढ़े, फिर हमको आरक्षण की जरूरत नहीं रहेगी। तो उस लड़ाई को हम लड़ते रहे हैं। मतलब आप आर्थिक आधार पर आरक्षण? आर्थिक आधार पर भी मिलना चाहिए। सामाजिक भी एक बंधन है, बात सही है, संवैधानिक प्रावधान है, सामाजिक और शिक्षा भी माध्यम है, लेकिन आर्थिक आधार भी होना चाहिए। एक चीज बताइए, एट्रोसिटी एक्ट और दूसरा जो है ये जो आपने कहा, तो हम राजीव गांधी एक सवाल राहुल गांधी हमेशा करते थे, कांग्रेस क्यों कमजोर है। हम हमेशा कहते थे कि बैकवर्ड की आबादी जो 52% है प्रदेश और देश में, उसको रिप्रेजेंटेशन आप नहीं देते हो, सत्ता और संगठन में भागीदारी नहीं मिलती। और दूसरा जो भागीदारी देते हो तो नेता के जेब वाले को देते हो, जो समाज से जुड़ा उसको नहीं देते। आप समाज से जुड़े व्यक्ति को अगर संगठन में भागीदारी देंगे और उस पर विश्वास करेंगे तो समाज उससे जुड़ेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में माने हमारा नाम जो तय हुआ, किसी को पता नहीं सब क्या है, तो इसीलिए वो जब भी उन्होंने मन बना लिया, बाबरिया जी को जिम्मेदारी सौंपा कि आप इस दिशा में प्रयास करें। हमारे रिकॉर्ड को भी बाबरिया साहब ने भी देखा कि माने लगातार हम संघर्ष कर, जब सत्ता में रहे तब भी, नहीं रहे सत्ता में तब भी करते रहे। तो उन्होंने देखा और जब ये तय करने को आया तो राहुल गांधी ने कहा कि भाई बताइए, जब लोगों ने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का नाम बताया तब उन्होंने कहा मध्य प्रदेश चाहिए। तो वो सब आपसे आप अलग हो गए। फिर मध्य प्रदेश में बात आई, बड़े बड़े नेताओं की सब बात आई, तो उन्होंने कहा बैकवर्ड चाहिए, वो सब आपसे आप हो गए। जब बैकवर्ड में आई, एक आध दो प्रसार सर वाले थे, तब उन्होंने सबका कहा कि परफॉर्मेंस बताओ। अब परफॉर्म में बाकी का जीरो था, बैकवर्ड के हैं, लेकिन बैकवर्ड के समाज के लिए तो कोई काम किया नहीं कि कोई इनके पास रिकॉर्ड हो। 30 साल का हमारे रिकॉर्ड था कि अनशन, धरना, प्रदर्शन, 3 बार प्रदेश की जागरण यात्रा निकाला, 64 दिन की। तो वो सारे रिकॉर्ड जो राहुल गांधी ने देखा, वो कहा अशोक के ओके हो गया। आपको बता दूं कि राजमणि पटेल जी लगातार सक्रिय रहे, लंबे समय तक चुनाव हारने के बाद भी निरंतर क्षेत्र में काम करते रहे। शायद इन सभी चीज़ों का मूल्यांकन भी किया गया। एक सवाल है, 17 सितंबर को राहुल गांधी भोपाल दौरे पे थे। वहाँ से उन्होंने मंच से संदेश दिया कि चुनाव के समय दूसरे दल से नेता आते हैं, पैराशूट लैंडिंग होती है, वो नेता पार्टी में आएं, काम करें, लेकिन टिकट की इच्छा से ना आएं। ये स्पष्ट राहुल गांधी का संदेश था। आप चूंकि इस कमेटी में हैं, उस कमेटी में हैं, लगातार कांग्रेस में अलग अलग दल से नेता आ रहे हैं। थोड़े दिन पहले आए, रीवा में आए, अलग अलग जगह, कल भी एक ज्वाइनिंग हुई। क्या ये सब टिकट के उद्देश्य से आ रहे हैं या फिर राहुल गांधी की वो जो लाइन थी उस पर अमल होगा? नहीं, ये तो माने सब अपने अपने कुछ अमल के बाद, जहाँ तक सवाल है आता कौन है, कुछ लोग तो उस विचारधारा से भी आते जो राहुल जी ने इस पर संकेत दिया है कि नहीं हमको जाना है, सेवा करना है। और कुछ उसमें ऐसा भी आते हैं कि माने हमको मिले, इस वजह से भी आते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन जो राहुल गांधी ने कहा वो सही है और उसका पालन होगा। लेकिन अपवाद कभी उदाहरण नहीं होता। कभी कभी राजनीति में ऐसी परिस्थिति आती है कि माने बहुत बड़ी ताकत वाला बहुत बड़ा दुश्मन है, जो माने समाज के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है, और ऐसी कोई आवश्यकता पड़ जाती है कि इस देश और समाज के खतरे के लिए जो है हमारे व्यक्तिगत जो माने दुश्मन है या कि व्यक्तिगत हमारी माने भावनाएं मेल नहीं खाती, उससे अगर उसको परास्त करने के लिए कोई ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो इस तरह की परिस्थितियां भी माने हो। 15 साल से आपकी पार्टी का कार्यकर्ता पुलिस के डंडे खा रहा है,
खुद राहुल गांधी ने बताया कि पुलिस के डंडे खा रहा है, हर लड़ाई लड़ रहा है, उस कार्यकर्ता से तो सारी चीजें ली जाएंगी। नहीं, तो कार्यकर्ता से ली जाएगी। तो मैं कह रही जो फीडबैक जो तैयारी हो रही उसी हो रही कार्यकर्ताओं के माध्यम से, कार्यकर्ताओं को विश्वास को लेकर के। और इसीलिए हमारा पहली बार ये मंडलम तक गठन जा रहा है कि हमारा कार्यकर्ता बूथ तक कैसे तैयार हो, और बूथ लेवल तक की तैयारी चल रही है। उसको सम्मान है, उसकी विचारधारा के आधार पर है कि करेंगे। लेकिन अपवाद में मैंने कहा कि ऐसी कभी कभी परिस्थिति आ जाती है, बाकी उनकी चीजों पे अमल होगा। बिल्कुल अमल होगा। अच्छा, दूसरा, एट्रोसिटी एक्ट, बीजेपी कानून लेके आई, बड़े व्यापक स्तर पर देश भर बंद किया गया, सारे संगठन उतर कर सामने आए कि ये गलत है, बिना जांच के गिरफ्तारी, अलग अलग बातें हुई। इस मुद्दे पर कांग्रेस सदन में ही थी। अब जनता का कहना है कि कांग्रेस ने क्यों विरोध नहीं किया। आपका क्या स्टैंड है इस मुद्दे पर? इसमें हमारा स्टैंड बड़ा स्पष्ट है कि एक सामाजिक न्याय का मुद्दा है, और ये मुद्दा केवल इतने से भर से नहीं है कि समर्थन कर दिया, कि विरोध कर दिया, दलित का कर दिया, सम्मान कर दिया। और ये मुद्दा केवल इस कानून भर से नहीं जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा जो हमारे सैकड़ों साल से चली आई, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, जो हमारा मान्यताएं हैं, जो हमारा धर्मांधता है, अंधविश्वास है, ये सारी भावनाओं का जुड़ा हुआ ये परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों के आधार पर जो माने निर्बल जिसको समझा गया, उसका शिकार समझा गया, उसको उबारने के लिए इस तरह के कानून, इस तरह के प्रावधान बनाए गए, उसको संविधान में व्यवस्था दी गई। और समय के आधार पर ज़रूरत इस बात की है कि अगर कहीं कोई इस तरह की परिस्थिति होती है तो बात सही है कि अगर हमको माने उसके समय विचार करना, पहले हमको उसका पूरा अध्ययन करना चाहिए, कमेटी बना करके, कमेटी के माध्यम से हर पहलू का है कि जिसके लिए उद्देश्य को हमने कानून को बनाया, वो कानून लागू हुआ तो उसमें कितना फ़ायदा मिला है, कि नुकसान नहीं मिला है, इसको करने की ज़रूरत है। ये सारे मुद्दों पर एक गहन अध्ययन होना चाहिए, और उस दिशा में हमें साइकोलॉजिकली भी सोचना चाहिए। अब कानून जहाँ तक सब बताए, 3 साल की बच्ची से बलात्कार हो जाता है। अब ये कानून तो है, अब कानून का मतलब क्या है? तो कानून जैसा है उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि यह ध्यान होना चाहिए कि ये किन भावनाओं से बलात्कार मान 3 साल की बच्ची से कर रहा है, उसका भी यह ध्यान होना चाहिए, और उसका एक अलग मान्य रास्ता निकालना चाहिए। अगर सामान्य कानून के उसमें रह जाएंगे तो इसी तरह का होता रहेगा। तो इस मुद्दे पर समग्र तरीके से विचार विमर्श करके एक सामाजिक न्याय के रास्ते की जरूरत है। आपके कार्यकाल की एक बात है, सिमरिया तहसील बीजेपी ने बनाई, बीजेपी शासनकाल में बनी, आपके ज़माने में सिर्फ उप तहसील बनकर रह गई थी। नहीं, सिमरिया उप तहसील हमारे समय में बनी, और सिमरिया तहसील का ऑर्डर भी हमारे समय में हुआ। किसी कारणों से जो है तो माने वो घोषणा होने में जो है विलम्ब हुआ, और उसके बाद वही तो उसका श्रेय लेती भारतीय जनता पार्टी। और सिमरिया क्षेत्र की हालत थी कि 1972 के पहले सिमरिया में बिजली नहीं थी। सिमरिया बिजली नहीं थी। 84 गाँवों का विद्युतीकरण सबसे पहले हमने करवाया। 84 गाँव पूरे सिमरिया क्षेत्र में विद्युतीकरण हुआ है, तहसील मुख्यालय पर नहीं थी। आपके कार्यकाल में अस्पताल और तहसील का स्थानांतरण हो रहा था, आप चुप रहे। कहाँ? आपके कार्यकाल में एक ऐसी खबर है, उसकी पुष्टि भी आप कर देंगे, तहसील और अस्पताल का स्थानांतरण करने के। हमारे समय ऐसा कुछ नहीं था, और जो माने स्थानांतरण हुआ हमने उसका विरोध किया, और नहीं तो हमने बैंक खोला बरौ में तो बैंक हटवा दिए। ये अस्पताल बरौ के हमारे तो चंद्रपुर में करवा दिए। तो हम तो जो लाए थे इनको हटाने का काम इन्होंने किया, हटाया। इनको कुछ जगह सफलता में मिली, कुछ जगह माने नहीं मिली, उसका हम लोगों ने विरोध किया। आप इतने जिम्मेदार पदों पे रहे, और ये खबर है, इसकी भी पुष्टि करिएगा कि आपके गांव तक सड़क अभी भी मतलब सड़क नहीं बन पाई आपके गांव में, आपके घर तक। नहीं, देखिए सड़क तो माने बनी। सड़क पहले जो वही बता रहे हैं कि बरौ चारों तरफ से छूटा था, यहाँ शाहपुर तक सड़क थी, शाहपुर से बरौ तक हमने जोड़ा। चचाई से लेकर के कोई सड़क नहीं, चचाई से लेकर के बरौ तक हमने जोड़ा। सिमरिया वाली रोड से बरौ तक कोई सड़क नहीं, उसको हमने जोड़ा। बरौ से लेके बैकुंठपुर तक कोई सड़क नहीं थी, बैकुंठपुर तक सड़क बनवा करके बिहर नदी पुल बना करके हमने जोड़ा। तो एक जंक्शन बरौ को हमने बनाया। अब ये रोड तो माने खराब होती है, बनती बिगड़ती वो अलग बात है, और खराब जब से हुई थी सरकार तो उसकी मरम्मत भी नहीं करवा पाई। उस सड़क में चलती तो कहती है अमेरिका की सड़क। आपके बेटे रमेश पटेल पिछड़ा वर्ग
में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। ये सक्रिय रहे लगातार या फिर आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और बेटे उपाध्यक्ष हैं, ये एक सवाल खड़ा होता है। नहीं नहीं, वो काम करते रहे, काम कर रहे हैं तो काम के आधार पर सामाजिक, इसमें नहीं जुड़े कांग्रेस में कि बना दिए, वो तो सामाजिक संगठन से भी जुड़े हुए हैं। जब कुछ नहीं थे तब भी लोग जुड़े हुए थे, समाज की बात करते थे, काम करते थे। ऐसे लोग जो थे तो उनको इसमें भी जोड़े काम करने के लिए। बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर करने शुरू कर दिए हैं, क्या अभी कोई संभावनाएं बची हैं गठबंधन की? अभी तो हाई लेवल की बात है, जाने कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन बहुत फायदा होने वाला नहीं है। अब बीएसपी जो कमजोर हो रही है, टूट रही है, मनोबल उसका खत्म हो रहा है। लेकिन हर पहलू पर ये हाईकमांड क्या सोचता है, उनका निर्णय है। अच्छा, मध्य प्रदेश में किन प्रमुख मुद्दों के साथ इस बार कांग्रेस मैदान में होगी? क्योंकि बीजेपी 15 साल से है और इस बार शिवराज सिंह जन आशीर्वाद। बीजेपी के पास 15 साल से केवल वही पुराने मुद्दे हैं। नया मुद्दा ये है कि पैसा उन्होंने कमाया है और पैसे में लोगों को गुमराह करने, रोज विज्ञापन अरबों रुपए का जो है माने खर्चा हो रहा है, ये दुनिया देख रही है। वही उनका माध्यम है कि उसी माध्यम से हम माने गुमराह करके लोगों के मत को खरीद करके सरकार बनाएंगे। मुद्दे की बात है, कोई ये बात करने लायक नहीं है। ये किसान की बात करते हैं कि हम पुजारी हैं किसान के। किसान अगर माने बिजली का बिल बकाया रह जाता तो जेल में ठोक देते हैं, और किसान का अगर माने आंदोलन करता है, फसल का दाम मांगता है तो गोलियों से भून देते हैं। अब इसके बाद ये सरकार, अभी जनता सब देखने लगी है। ये कहते हैं कि अरे हमारे पुलिस की गोली से मरा ही नहीं है, और जब बात सिद्ध हो जाती तो कहते हैं कि मरा है, लेकिन किसान नहीं मरा है, सामाजिक तत्व मरे हैं। और जब ये प्रूव हो जाता तब कहते हैं कि हाँ माने मुआवजा हम देंगे। और वही किसान अन्नदाता है जिसको कहते हैं कि भगवान का पुजारी है, उसका एक बेटा जब माने इंटेलिजेंट लेकर के, योग्यता लेकर के व्यापम के दरवाजे पर जाता है तो उसके प्रतिभा की हत्या हो जाती है। उस किसान के बेटे को नौकरी नहीं मिलती, गरीब के बेटे को नौकरी नहीं मिलती, और पूंजीपति जो है 70 लाख 1 करोड़ रुपए दे करके अधिकारी अफसर बन जाता है। उससे अधिकार मारे हमारे गरीबों को, किसानों को न्याय मिलेगा। तो ये तमाम तरह के मुद्दे हैं कि इनकी घोषणा के अलावा कुछ नहीं है, फर्जीवाड़ा के अलावा ये केवल गुमराह करते हैं। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तब कभी धर्म में आ जाएंगे, मंदिर में आ जाएंगे, गौ माता में आ जाएंगे, गंगा माता में आ जाएंगे, यही नाटक करेंगे। कब तक गुमराह करोगे? अभी जनता भी समझ नहीं रही, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पर हमेशा से गुटबाजी का एक आरोप लगता है कि कांग्रेस गुटों में बटी है, अलग अलग खेमे हैं। पिछले दिनों रीवा में आपके प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया आए थे, उनके साथ झूमा झटकी की गई, उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि उसके बाद विवाद हो गया। ये सब क्या हो रहा है? देखिए, जैसा है ग्रुप हम उसको नहीं कहते, वैचारिक भेद तो हमेशा होता। प्रजातंत्र में जो माने बुद्धिजीवी होता, सजीव होता, तो वैचारिक भेद होता है। अगर विचार शून्य है तो उसमें कोई भेद का सवाल ही नहीं। तो कांग्रेस विचार वाली पार्टी है, उसमें भिन्नता होना स्वाभाविक है। उस भिन्नता को ग्रुप के हिसाब से हमें नहीं देखना चाहिए। जो भी डिसीजन होता है सर्वसम्मत से होता है, नेताओं के मत से होता है, उसका पालन होता है। अब व्यक्तिगत इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं किसी के साथ में, क्या है मानवीय प्रवृत्ति है, इसको गुट और उसके आधार पर नहीं देखना। आखिरी सवाल, विंध्य का मजबूत प्रतिनिधित्व करते हैं अजय सिंह राहुल, क्या आगे आने वाले समय में अगर सरकार बनी तो अजय सिंह राहुल मुख्यमंत्री बनेंगे? अरे हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया है, सबसे बड़ा जो है नेता बड़ा नहीं है और नेता शक्तिशाली नहीं है। अगर सबसे बड़े माने मुख्यमंत्री की हैसियत है तो प्रदेश की जनता का विश्वास, मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास ही कांग्रेस की सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी ताकत है। उसके अनुरूप ही जो कुछ होगा सेवा का अवसर। मैं वही पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई तो जनता की विचारधारा की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री कौन होगा? विचारधारा ही हमारी भाई ना, जो जनता की विचारधारा होगी उसी आधार पर सीएम बने। नहीं, विचारधारा तो विंध्य में इतना बड़ा प्रतिनिधित्व है और लोग मांगते हैं, डिमांड जनता जो देगी ना उसको ही। हमारे हिसाब से हम बड़े हो सकते हैं, किसी हिसाब से कोई बड़ा हो सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश की जन भावना का कौन हीरो होगा वो बने। ये हमारे साथ थे राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल जी। बहुत बड़ा सियासी अनुभव और बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। 17 सितंबर को राहुल गांधी ने जो कहा उस पर अपने विचार रखे कि बिल्कुल अमल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजमणि जी, आप हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। गरीब की आवाज़ उठाते रहे।